ईरानी शहर तेहरान में इजरायली हमले के नतीजे में हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया शहीद हो गए। इस्माइल हनिया की शहादत पर दुनिया भर से भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। दुनिया के संजीदा हल्के कह रहे हैं कि इजराइल के लिए इस इक़दाम से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। इजरायली हमले से दो अहम आलमी इशूज़ उजागर होकर सामने आ रहे हैं। पहला मसला यह है कि इजराइल कई अशरों से अपने मतलूबा टारगेट्स को दूसरी सरजमीनों पर मारता आया है। मशरिक़ वस्ता और एशिया में कई फ़लस्तीनियों की शहादतें इसकी मिसाल हैं। इजराइल की इस पॉलिसी में नुमायां तौर पर तेजी आ रही है और अब भारत और रूस समेत कई ममालिक भी इसी इजरायली मॉडल को फॉलो करते हुए अपने मतलूबा अफराद को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हलाक करवा देते हैं। ज़ाहिर है इजराइल को मगरबी दुनिया की हिमायत हासिल होती है, लेकिन अगर इस पॉलिसी से उसको रोका ना गया तो दुनिया का कोई भी मुल्क अपने से कदरे कमजोर मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन को कत्ल करवाने की राह पर चल पड़ा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा या खुद इजराइल? दूसरा मसला, इजराइल पहले ही इंतहा पसंदों के मुकाबले में मोतदिल रवैया रखने वाले फ़लस्तीनी रहनुमाओं और तंजीमों को कमज़ोर करता आया है। क्या यह तारीखी हकीकत नहीं है कि इजराइल 1980 की दहाई में PLO जैसी कदरे मोतदिल तंजीम को कमज़ोर करने के लिए इंतहा पसंद तंजीमों को बिलवास्ता फलने फूलने का मौका देता रहा? अब इस्माइल हनिया एक फ़लस्तीनी सियासतदान और हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह रहे। वो 10वें फ़लस्तीनी हुकूमत के वज़ीर आज़म भी थे। गज़ा जंग में मुज़ाकरात के हवाले से भी अहम किरदार अदा कर रहे थे। गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले सख्त गिर रहनुमाओं मोहम्मद देफ और याहिया सिंवार के मुकाबले में उन्हें एतदाल पसंद शख्स के तौर पर देखा जाता था। वो एक ऐसा फ़लस्तीनी चेहरा थे जो सिफारती सतह पर इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में भी अपनी बात अच्छे अंदाज से कहने की शोहरत रखते थे। इस्माइल हनिया अपनी सिफारती और सियासी ज़िंदगी में कमलियत पसंद सियासतदान और सिफारतकार के तौर पर जाने गए। अब यह सवाल इंतहाई सादा है कि क्या इस्माइल हनिया की शहादत से बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता और बिलअमूम दुनिया में इंतहा पसंदी, रेडिकलिज्म, बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी को ज़्यादा फ़रोग़ नहीं मिलेगा? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। आप सबके लिए सवाल, इस्माइल हनिया की शहादत, मुस्लिम ममालिक और दुनिया से रस्मी बयानात, एक और फ़लस्तीनी रहनुमा शहीद कर दिया गया। क्या इजरायली इक़दाम ने मशरिक़ वस्ता में दहशत गर्दी का मज़ीद जवाज़ फ़राहम कर दिया? शहजाद साहब, अब रद्द-ए-अमल की बात ईरान और हमास दोनों कर रहे हैं, उनको रुकने का भी कहा जा रहा है, रद्द-ए-अमल से भी गुरेज का मशवरा दिया जा रहा है, सब्र व तहम्मुल भी, मगर क्या इस वाक़े ने कौन कौन से जवाज़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को दे दिए हैं जो कि मुश्किलात का बाइस बनेंगे दुनिया के लिए? अच्छा, आप दहशतगर्दी कह रही हैं, दहशतगर्दी क्यों? दहशतगर्दी की ज़रूरत क्यों पेश आए? अरब ममालिक जो कि उसके गिर्द हैं, आफ्टर ऑल अगर उनको इस किस्म का कोई उनका पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके अंदर के वो समझते हैं कि फ़लस्तीन उनके लिए अहम है, तो फिर उनको दहशतगर्दी की करने की क्या ज़रूरत है? उनके पास अफवाज हैं, उनके पास अपने कौम मुल्क हैं, उनके पास हाँ कुछ बहुत कमज़ोरियाँ हैं। इराक़ के अंदर मिसाल के तौर पर उर्दन कॉम्प्रोमाइज़ है बड़ी हद तक, सीरिया के अंदर मुश्किलात बहुत ज़्यादा। यही 2-3 मुल्क थे जो कि इसराइल के साथ पहले 1-2 जंगों के अंदर शामिल रहे। लेकिन उसके बाद उससे आगे जब आप बढ़ते हैं तो वो फिर तो तमाम इस्लामी ममालिक या जी इंतहा पसंद तंजीमें भी होती हैं, और उसको फिर जब वो ये काम करती हैं तो इंतहा पसंद तंजीमें, तो फिर आप उनको कहते हैं कि अच्छा ये एक उनका रेलिवेंट टैक्टिक है। तो रेलिवेंट टैक्टिक मैं नहीं समझता कि दहशतगर्दी एक रेलिवेंट टैक्टिक है। अगर आपको कुछ करना है तो आप उसको ओपन वॉर के थ्रू कीजिए। दहशतगर्दी को अहिया देने की या उसको ज़्यादा रीइंफोर्स करने की मेरे हाल में हमें आर्गुमेंट नहीं देनी चाहिए, ना ही इसकी कोई गुंजाइश बनती है। हुआ क्या है, देखिए, हम इस वक्त मुसलमान ममालिक का नोहा पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर भी आप जितना मर्जी कह लें, जो मर्जी कह लें, जहां आज इस्लामी ममालिक खड़े हैं वहां पर तो एक कौम की या एक मुसलमानों के तौर पे कुछ कौमों का जो हाल है वो अगर कभी हमने एक देखा था वक्त, तो वो अब जाहिर है कि हम बिल्कुल उस तारीख के उस वक्त में से गुजर रहे हैं जिसके अंदर हम बिल्कुल निश्चित दर्जे पे अपनी हैसियत रखते हैं, बदकिस्मती से। ये भी एक हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। हम कॉम्प्रोमाइज मुस्लिम ममालिक की बात। दूसरी बात, मुझे बताइए, ईरान के शहर में ये काम हो रहा है, तेहरान के अंदर, तो ईरान की जो डिफेंसेस हैं वो कहाँ पे थे, वो क्या थे? और अब अगर अब आज इसकी वजह से ईरान के ऊपर कोई शक कोई शुबहात उठते हैं कि क्या कोई वो मुलविस थे, कुछ और लोग मुलविस थे, कुछ ये पता था कि ऐसा काम होने जा रहा है, तो फिर उस सूरत में वो तमाम इस्लामी ममालिक जो फिर भी वहाँ मौजूद थे या नहीं थे, तो उनके ऊपर क्या सवालात उठेंगे? आज ईरान की क्रेडिबिलिटी आज इन क्वेश्चन हो गई है। उसका हिजबुल्लाह के साथ क्या रिलेशनशिप बनेगा, फ़लस्तीन की या हमास के साथ क्या रिलेशनशिप बनेगा, या हुती उसको किस हद तक? तो देखिए, इसराइल 1 करोड़ लोगों का मुल्क है, सिर्फ 1 करोड़। ठीक, हमारे कराची में 2 से 2.5 करोड़ को, कुछ 3 करोड़ कहते हैं लोग। तो 1 करोड़ लोगों का मुल्क जो है उसने कितने मुल्कों को
पकड़ के रखा हुआ और उससे उनको हटने नहीं दे रहा। तो इससे, और ये अभी की बात नहीं है, ये 1970 की दहाई से ये लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक और दूसरे मुल्कों में जाके करते हैं। ये अपनी अफवाज को इस्तेमाल करते हैं दूसरे मुल्कों में जाके ये काम करने के लिए। हाँ, आप जब तक इस चीज पे बैठे रहोगे कि कोई इसको रोकेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई रोकेगा। अगर जिसने रोकना है उसको खुद खड़े होकर रोकना है, तभी कौम आपका दुश्मन रुकता है, वरना किसी के कहने से कभी कोई नहीं रुकता। ठीक है ज़ियाम साहब, इसराइल समेत कई रियासतों का अलमिया है, किसी भी वजह से कोई तहरीक मकबूल हो तो एतदाल पसंद जो होते हैं वो जान से जाते हैं और रेडिकल चेहरे सामने आ जाते हैं। हुर्रियत पसंदी पर चल रही फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत क्या मजीद रेडिकल हो जाएगी या सिफारती हल और मुज़ाकराती हल रहेगा? मुश्किल हो जाएगा बल्कि। देखिए, पहले तो ये जो आपका पिछला सवाल था ना, जी जी, उसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि क्या होगा कि खून खाक नशीना सा रिज़्क खाक हुआ, कुछ भी नहीं होगा। 40,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। क्या हुआ है? इस्माइल हानिया के 3 बेटे शहीद हो चुके हैं, फैमिली के दर्जनों मेंबर्स शहीद हो चुके हैं। ये हमास आखिर ईरान की प्रॉक्सी या दादी है ना, तो जब उसने ये जंग छेड़ी तो क्या ईरान मदद को आया? क्या हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ी? सवाल ये है कि जब ईरान के अपने जर्नैल को मारा गया सीरिया में, शाम में, तो ईरान ने क्या किया? अमेरिका से तयशुदा हमले, 320 मिसाइल, जिसमें 99% बॉर्डर पर ही ठुस हो गए। एक और तयशुदा इंतकामी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा। दहशतगर्दी का बढ़ना कोई हल नहीं है। फ़लस्तीनियों को इस वक्त ये याद करना होगा कि वो एक तहजीबी जंग लड़ रहे हैं। उन्हें ये समझना होगा कि उन्होंने फ़िरौन के घर में मूसा को पालना है। उनका बच्चा आज पलेगा तो फ़िरौन के घर में पलेगा। ठीक। इस वक्त फ़िरौन के हाथों अपने बच्चे नहीं मरवाएं। भेड़ियों के गोल में उन्होंने जिंदा रहना है। जो तातारी थे वो भी 250 साल मुसलमानों पे हुक्मरान रहे थे। 1206 से लेकर 1368 तक सरवाइव किया था ना हमने। सिविलाइजेशनल वॉर जीती थी ना हमने। मुसलमान वापस उठ खड़े हुए थे ना। तो जल्दबाजी ना करें। जब तक मुसलमानों का ज़मीर नहीं जागता, अपने आप को बचा के रखें, अपनी एनर्जी बचा के रखें, पुरअमन जिद्दोजहद करें और मुसलमानों को उस हालत में आने दें कि मुसलमान उनके साथ जंग लड़ सकें। ये मुसलमान वो मुल्क जो उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी, जो उनको फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका ईंधन ना बने। ठीक हो गया जी, इस काबिल बनाएं कि खड़े हो सकें अपने मामलात के हल के लिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इफ्तिखार साहब और अब्सार साहब की राय आपके सामने रहेगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इफ्तिखार साहब, मुसलमान ममालिक के रस्मी बयानात, क्या मुसलमान हुक्मरान नहीं जानते कि इसराइल की ऐसे इक़दाम से समाज में इंतहा पसंदी में इजाफा होता है, खतरा बन सकता है? जो ऊपर ज़ैगम साहब बात कर रहे थे कि अभी रुकें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि मामलात को हल कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने आप को काबिल बनाएं। इसमें 100 साल लगे, 200 साल लगें, फिर मुकाबला करें उनका। क्योंकि देखें, वो जो जंग लड़ रहे हैं वो बहुत साइंटिफिक जंग लड़ रहे हैं। जहाँ तक जज्बात की बात है, जहाँ तक इंसानी जानों की बात है, जो गज़ा में हुआ, इससे ज़्यादा और क्या इंसान कुर्बानी दे सकता है? वो कुर्बानियाँ मैं तो लर्ज़ जाता था जब मैं उन बच्चों की लाशों को देखता था। इंसान तो यही कर सकता है ना कि अपनी जान दे दे। तो मेरा ख्याल है कि अब जान देने के अलावा इनको सोचना चाहिए कि इसराइल का मुकाबला कैसे किया गया। और ये ईरान के लिए बड़ी एम्बैरसमेंट हुई है। अभी चंद दिन पहले उनका एक प्रेसिडेंट जो है एक हादसे का शिकार हुआ, दूसरे प्रेसिडेंट का हलफ है, और उस वक़्त दुनिया के 80 ममालिक की डिग्निटरीज वहाँ पे मौजूद हैं, और रात 2 बजे ये हमला कर दिया जाता है। ये भी सवाल बहुत सारे उठाए जाएंगे, और ख़ुद ईरान के अंदर ये जो मामला शुरू होगा उसको भी तो देखना है कि उसके नताइज क्या होंगे। तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अपने आप को ताकत दें, साइंस में ताकत दें, अपने हथियारों पर गौर करें, अच्छे हथियार बनाएं और फिर मुकाबला करें। ये जज्बात से मुकाबला नहीं हो सकता, वरना हमारा एक आदमी गया हुआ है वहाँ पे उस सारी अफवाज का सरबराह बन के, पता नहीं वो बेचारा क्या सोच रहा होगा, वो क्या कर सकता है।
ऐसा नहीं होगी बात। ठीक, तैयारी करनी होगी, तैयारी करनी होगी साइंसी अंदाज से, ताकत हासिल करो टेक्नोलॉजी की, और फिर ये जंग लड़ सकते हो तो लड़ो। इसके लिए 10, 20, 30, 50 साल भी अगर इंतज़ार करना पड़ता है तो करें। जज्बाती तौर पे हम अफसोस का इजहार करते हैं, बहुत नुकसान हुआ, उनका पूरा ख़ानदान ही तकरीबन इन्होंने ख़त्म कर दिया। अफसार साहब, इजरायली मॉडल की नज़ीरें हैं, भारत और रूस भी मुखालिफिन को जाके दूसरी सरजमीन पर कत्ल करवाने लगे। अगर ना रोका गया तो फिर दुनिया भर का मॉडल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का अमली नमूना बन जाएगा। क्या बैठ के इंतजार ही है, क्योंकि जज्बात तो हल नहीं देंगे या दे सकते हैं? नहीं, यही है दुनिया का असूल, हमेशा से यही है। पता नहीं आप आज क्यों समझ रही हैं ऐसा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। और हम कमज़ोर हैं, मुनाफिक हैं, खुद गर्ज हैं, तो ये होगा हमारे साथ। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, हमें अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे घर में रह रहे हैं सुकून से। फ़लस्तीनी मर गए, क्या फ़र्क पड़ता है, सबकी हमारी जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला पूछेगा तो सही हमसे। और दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात की है ज़ैगम साहब ने कि पुरअमन तरीके से फ़लस्तीनियों को अपनी जद्दोजहद करनी चाहिए। यही मशवरा यहाँ पे खान को भी देना चाहिए कि अपने मुल्क में तो कम अज़ कम पुरअमन जद्दोजहद करें ना। यहाँ हर एक को गाली निकालना, हर एक पे हमला कर देना, हर एक पे झूठे केसेस बना देना, सियासत में जो भी साइड कर रही हो वो गलत है। और जिसको मौका मिले और अपने आप को वो बहुत दूसरों से अखलाकी तौर पे बुलंद रखे, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और जहाँ तक इजराइल है, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप में इत्तेफाक ना हो, आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे ना बढ़ें। वो हम बढ़ नहीं रहे। हम तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो आबादी बढ़ा रहा है, अरबियों की बात करें तो वो अपने मफादात हैं, उनकी ज़िंदगी है, कंफर्टेबल है, उनको पूरी इंसानी तारीख में पहली बार इतनी पुरआसाइश ज़िंदगी मिली है, तो वो इसको क्यों ज़ाया करेंगे? तो वो कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। फ़लस्तीनी मर गए तो क्या हुआ, थोड़े से हैं, अल्लाह खैर सल्ला।